मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी निर्मला सीतारमण जी, पंकज चौधरी जी, भागवत कराड़ जी, अन्य जनप्रतिनिधि, देवी और सज्जनों, आप सभी को नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स के इस शानदार कैंपस की बहुत बहुत बधाई। जिस श्री सत्य साई जिले में जिस क्षेत्र में एक कैंपस बना है वो अपने आप में विशेष है। ये क्षेत्र अध्यात्म, राष्ट्र निर्माण और सुशासन से जुड़ी हमारी विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। आप सब जानते हैं कि पुट्टपर्ती में श्री सत्य साईं बाबा की जन्मस्थली है। ये महान स्वतंत्रता सेनानी पद्मश्री श्री कल्लुल सुब्बाराव की भूमि है। प्रसिद्ध पपेट्री आर्टिस्ट दलाभाई चलापति राव को इस क्षेत्र में ने नई पहचान दी है। इस धरती से विजयनगर के गौरवशाली राजवंश के सुशासन की प्रेरणा मिलती है। ऐसी प्रेरणादायी जगह पर नैसीन का यह नया कैंपस बना है। मुझे विश्वास है ये कैंपस गुड गवर्नेंस के नए आयाम गढ़ेगा, देश में ट्रेड और इंडस्ट्री को नई गति देगा। साथियों, आज तिरुवल्लुवर दिवस भी है। संत तिरुवल्लुवर ने कहा था, ओरू पोरुलम उल्गु पोरुलम तनवोन्नार तिरुपोलम वेंदन पोळु, यानी राजस्व के रूप में प्राप्त राजकीय कर और शत्रु से जीते हुए धन पर राजा का ही अधिकार होता है। अब लोकतंत्र में राजा तो होते नहीं, राजा तो प्रजा होती है और सरकार प्रजा की सेवा का काम करती है। इसलिए सरकार को पर्याप्त राजस्व मिलता रहे, उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, यहां आने से पहले मुझे पवित्र लेपाक्षी में वीरभद्र मंदिर जाने का सौभाग्य मिला है। मंदिर में मुझे रंगनाथा रामायण सुनने का अवसर मिला। मैंने वहां भक्तों के साथ भजन कीर्तन में भी हिस्सा लिया। मान्यता का है कि यहीं पास में भगवान श्री राम का जटायु से संवाद हुआ था। आप जानते हैं कि अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व मेरा 11 दिन का व्रत अनुष्ठान चल रहा है। ऐसी पुण्य अवधि में यहां ईश्वर से साक्षात आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हो गया।
आजकल तो पूरा देश राममय है, राम जी की भक्ति में सराबोर है। लेकिन साथियों, प्रभु श्री राम का जीवन विस्तार, उनकी प्रेरणा, आस्था भक्ति के दायरे से कहीं ज्यादा है। प्रभु राम गवर्नेंस के, समाज जीवन में सुशासन के ऐसे प्रतीक हैं जो आपके संस्थान के लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकते हैं। साथियों, महात्मा गांधी कहते थे कि राम राज्य का विचार ही सच्चे लोकतंत्र का विचार है। गांधी जी ने ऐसा कहने के पीछे वर्षों का उनका अध्ययन था, उनका दर्शन था। राम राज्य यानी एक ऐसा लोकतंत्र जहां हर नागरिक की आवाज सुनी जाती थी और उसे उचित सम्मान मिलता था। राम राज्य वासियों से कहा गया है, जो राम राज्य के निवासी थे, वहां के नागरिक थे, उनके लिए कहा गया है, राम राज्यवासी त्वम प्रोच्छस्वते शिरम न्यायार्थम युद्धस्व सर्वेषु समम चर परिपालय दुर्बलम विद्धि धर्मवरम प्रोच्चयस्वते शिरम राम राज्यवासीत्वम। अर्थात राम राज्यवासियों, अपना मस्तक ऊंचा रखो, न्याय के लिए लड़ो, सबको समान मानो, कमजोर की रक्षा करो, धर्म को सबसे ऊंचा जानो, अपना मस्तक ऊंचा रखो, तुम राम राज्य के वासी हो। राम राज्य सुशासन के इन्हीं 4 स्तंभों पर खड़ा था, जहां सम्मान से, बिना भय के हर कोई सिर ऊंचा करके चल सके, जहां हर नागरिक के साथ समान व्यवहार हो, जहां कमजोर की सुरक्षा हो और जहां धर्म यानी कर्तव्य सर्वोपरि हो। आज 21वीं सदी के आपके आधुनिक संस्थान के 4 सबसे बड़े ध्येय यही तो है। एक, एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में रूल्स और रेगुलेशंस को लागू करने वाली इकाई के रूप में आपको इस बात को हमेशा याद रखना है। साथियों, नैसिन का रोल देश को एक आधुनिक इकोसिस्टम देने का है। एक ऐसा इकोसिस्टम जो देश में व्यापार कारोबार को आसान बना सके, जो भारत को ग्लोबल ट्रेड का अहम पार्टनर बनाने के लिए और फ्रेंडली माहौल बना सके, जो टैक्स, कस्टम्स, नारकोटिक्स जैसे विषयों के माध्यम से देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करे और जो गलत प्रैक्टिसेस से सख्ती से निपटे। थोड़ी देर पहले मैं कुछ नए नौजवान युवा ट्रेनी अफसरों से भी मिला हूं।
ये अमृत काल को नेतृत्व देने वाली कर्म योगियों की अमृत पीढ़ी है। आप सभी को सरकार ने अनेक शक्तियां भी दी है। इस शक्ति का उपयोग आपके विवेक पर निर्भर करता है और इसमें भी आपको प्रेरणा प्रभु श्री राम के जीवन से मिलेगी। एक प्रसंग में भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं, नेयम मम मही सौम्य दुर्लभा सागरांबरा नहि क्षयेयम धर्मेण शक्रत्वमपि लक्ष्मण। यानी मैं चाहूं तो सागर से घिरी ये धरती भी मेरे लिए दुर्लभ नहीं है, लेकिन अधर्म के रास्ते पर चलते हुए अगर मुझे इंद्रप्रस्थ भी मिले तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। हम तो अक्सर देखते हैं कि छोटे छोटे लालच में ही कई बार लोग अपने कर्तव्य, अपनी शपथ को भूल जाते हैं। इसलिए आप सभी अपने कार्यकाल में प्रभु राम की कही ये बात अवश्य याद रखिए। साथियों, आपका सीधा सरोकार टैक्स व्यवस्था से है। राम राज्य में टैक्स कैसे लिया जाता था, इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो कहा है वो बहुत प्रासंगिक है। गोस्वामी जी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बरसत हर्षत लोग सब करसत लखै न कोई, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सो होई। अर्थात सूर्य पृथ्वी से जल खींचता है और फिर वही जल बादल बनकर वर्षा के रूप में वापस धरती पर आता है, समृद्धि बढ़ाता है। हमारी टैक्स व्यवस्था भी वैसी ही होनी चाहिए। हमारा प्रयास होना चाहिए कि जनता से लिए टैक्स की पाई पाई जन कल्याण में लगे और वो समृद्धि को प्रोत्साहित करे। आप अध्ययन करेंगे तो इसी प्रेरणा से हमने बीते 10 वर्षों में टैक्स सिस्टम में बहुत बड़े रिफॉर्म किए। पहले देश में भांति भांति की टैक्स व्यवस्थाएं थी जो सामान्य नागरिक को जल्दी समझ में नहीं आती थी। पारदर्शिता के अभाव में ईमानदार टैक्स पेयर को, बिजनेस से जुड़े लोगों को परेशान किया जाता था। हमने जीएसटी के रूप में देश को एक आधुनिक व्यवस्था दी। सरकार ने इनकम टैक्स सिस्टम को भी आसान बनाया। हमने देश में फेसलेस टैक्स असेसमेंट सिस्टम शुरू किया। इन सारे रिफॉर्म्स के कारण आज देश में रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हो रहा है और जब सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ा है तो सरकार जनता का पैसा विभिन्न योजनाओं के जरिए जनता को लौटा भी रहा है। 2014 में सिर्फ 2 लाख रुपए तक ही 2 लाख तक की इनकम पर ही टैक्स छूट थी। हमने 2 लाख से
बढ़कर के सीमा 7 लाख रुपए तक पहुंचा दी। 2014 के बाद से हमारी सरकार ने टैक्स में जो छूट दी है, जो रिफॉर्म किए हैं, उससे देशवासियों को करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए टैक्स की बचत हुई है। सरकार ने नागरिक कल्याण की बड़ी योजनाएं बनाई हैं, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड निवेश कर रही है। और आप देखिए, आज जब देश का टैक्स पेयर ये देख रहा है कि उसके पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है, वो भी आगे बढ़कर टैक्स देने को तैयार हुआ है। इसलिए बीते वर्षों में टैक्स देने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यानी हमने जो कुछ जनता से लिया, वो जनता के चरणों में ही समर्पित कर दिया। यही तो सुशासन है, यही तो राम राज्य का संदेश है। साथियों, कि संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो। अतीत में हमारे यहां प्रोजेक्ट्स को अटकाने, लटकाने और भटकाने की एक प्रवृत्ति रही है। इसके कारण देश का बहुत बड़ा नुकसान होता है। ऐसी प्रवृत्ति के प्रति सावधान करते हुए भगवान राम भरत से कहते हैं, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग बातचीत है भरत और राम के बीच की। राम भरत से कहते हैं, कच्चिदर्थम विनिश्चित्य लघु मूलम महोदयम क्षिप्र भार भसे कर तुम न दीर्घयसी राघव। अर्थात मुझे विश्वास है कि तुम ऐसे कामों को बिना समय गंवाए पूरे करते हो जिनमें लागत कम और उसके लाभ अधिक है। बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने भी लागत का ध्यान रखा है और योजनाओं को समय पर पूरा करने पर जोर दिया है। साथियों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, माली भानु किसान सम, माली भानु किसान सम नीति निपुण नरपाल, प्रजा भाग बस होहिंगे कबहू कलिकाल। यानी सरकार में माली, सूर्य और किसान जैसे गुण होने चाहिए। माली कमजोर पौधों को सहारा देता है, उसका पोषण करता है, उसके हक के पोषण को लूटने वाले को हटाता है। वैसे ही सरकार को, सिस्टम को गरीब से गरीब का संबल बनना चाहिए, उन्हें सशक्त करना चाहिए। सूर्य भी अंधेरे का नाश करता है, वातावरण की शुद्धि करता है और बारिश में मदद करता है। बीते 10 वर्षों में गरीब, किसान, महिला और युवा, इन सबको हमने ज्यादा से ज्यादा सशक्त किया है। हमारी योजनाओं के केंद्र में वही लोग सर्वोपरि रहे हैं जो वंचित थे, शोषित थे, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े थे। बीते 10 वर्षों में लगभग 10 करोड़ फर्जी नामों को
हमने कागजों से बाहर किया है। आज दिल्ली से निकला एक एक पैसा उस लाभार्थी के बैंक अकाउंट में पहुंचता है जो इसका हकदार है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई, भ्रष्टाचारियों पर एक्शन सरकार की प्राथमिकता रही है। आप सभी को इन्हीं प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर अपना कार्य करना ही चाहिए। साथियों, राष्ट्र के विकास के लिए राज्य का विकास, इस भावना के साथ जो काम हुआ है, इसके सुखद परिणाम आज हमें मिल रहे हैं। आपको कल रिलीज हुई नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट की जानकारी अवश्य हुई होगी। जब कोई सरकार गरीबों के प्रति संवेदनशील होती है, जब कोई सरकार साफ नीयत से गरीबों की परेशानी दूर करने के लिए काम करती है, तो उसके परिणाम भी निकलते हैं। नीति आयोग ने कहा है कि हमारी सरकार के 9 साल में देश में करीब करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। जिस देश में दशकों तक गरीबी हटाओ के नारे दिए जाते रहे, उस देश में सिर्फ 9 साल में करीब 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। 2014 में सरकार में आने के बाद से हमारी सरकार ने जिस तरह गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी, ये उसका नतीजा है। मेरा हमेशा से ये मानना है कि देश के गरीब में वो सामर्थ्य है कि अगर उसे साधन दिए जाएं, संसाधन दिए जाएं, तो वो गरीबी को खुद परास्त कर देगा। आज हम यही होता हुआ देख रहे हैं। हमारी सरकार ने गरीबों की सेहत पर खर्च किया, शिक्षा पर खर्च किया, रोजगार स्वरोजगार पर खर्च किया, उनकी सुविधाएं बढ़ाई, और जब गरीब का सामर्थ्य बढ़ा, उसे सुविधा मिली, तो वो गरीबी को परास्त करके सीना तानकर गरीबी से बाहर निकलने लगा। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक और शुभ समाचार देश को मिला है। भारत में गरीबी कम हो सकती है, ये बात हर किसी को एक नए विश्वास से भरने वाली है, देश का आत्मविश्वास बढ़ाने वाली है। भारत में कम होती है गरीबी, देश में नियो मिडिल क्लास का दायरा भी लगातार बढ़ा रही है। आप इकोनॉमी की दुनिया के लोग जानते हैं कि नियो मिडिल क्लास का बढ़ता हुआ ये दायरा इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कितना ज्यादा बढ़ाने जा रहा है। निश्चित तौर पर ऐसे में आपको नैसीन को और ज्यादा गंभीरता के साथ अपना दायित्व निभाना है। साथियों, आपको याद होगा, लाल किले से मैंने सबका प्रयास की बात कही थी।
सबका प्रयास का महत्व क्या होता है, इसका उत्तर भी हमें प्रभु श्री राम के जीवन से ही मिलता है। श्री राम के सामने विद्वान, बलशाली और संपन्न लंकाधिपति रावण की विराट चुनौती थी। इसके लिए उन्होंने छोटे छोटे संसाधनों, हर प्रकार के जीवों को इकट्ठा किया। उनके साझे प्रयासों को एक विराट शक्ति में बदला और अंत में सफलता राम जी को ही मिली। ऐसे ही विकसित भारत के निर्माण में भी हर अधिकारी, हर कर्मचारी, हर नागरिक की अहम भूमिका है। देश में आय के साधन बढ़े, देश में निवेश बढ़े, देश में व्यापार कारोबार करना आसान हो, इसके लिए हम सभी को मिलकर काम करना है। सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर के चलना है। नैसीन का यह नया कैंपस अमृत काल में सुशासन की प्रेरणा स्थली बने, इसी कामना के साथ आप सभी को फिर से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। Esteemed Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Governor of Andhra Pradesh Shri Abdul Nazir ji, Union Minister of Finance Srimati Nirmala Sitharaman ji, Ministers of State for Finance Shri Pankaj Chaudhary ji and Shri Bhagwat Kharad ji, my colleagues in the State Cabinet, officials from the Government of India and Government of Andhra Pradesh, and distinguished guests. It is indeed a privilege to participate in the inaugural event of the second campus of the National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics, NACIN, a preeminent institution that enables comprehensive training and capacity building in the fields of customs, indirect taxes, and narcotics control. For officers representing various entities such as CBIC, Narcotics Control Bureau, and so forth. And a few words in Telugu so that the audience could better understand how good an institute this is. My profound thanks ఈ సందర్భంగా శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారికి. ఎందుకనంటే అత్యంత వెనుకబడిన జిల్లాలలో ఒక జిల్లా అయిన ఈ అనంతపురం జిల్లాలో ఒక వరల్డ్ క్లాస్ ఇన్స్టిట్యూట్, ఒక వరల్డ్ క్లాస్ అకాడమీ ఇక్కడికి తీసుకొచ్చే ఒక గొప్ప ప్రయత్నము, అడుగులు పడడమే కాకుండా ఇది సాధించేందుకు శ్రీమతి నిర్మలా సీతారామన్ గారు అనేక సందర్భాలలో ఇక్కడికి రావడం, అనేక సందర్భాలలో ఎఫర్ట్స్ పెట్టడం కూడా మన కళ్ళ ఎదుటే కనిపించిన వాస్తవం. ఇక్కడ నిజంగా వస్తూ ఉన్న ఈ మంచి ఇన్స్టిట్యూటు మన రాష్ట్ర పేరును, ప్రతిష్టను మన దేశంలోనే కాదు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కూడా ఇంత వరల్డ్ క్లాస్, స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్, లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్తో అన్నిట్లోనూ కూడా అనుసంధించి ఒక గొప్ప ఇన్స్టిట్యూట్ ఇక్కడ వస్తూ ఉంది. ఇది తీసుకొచ్చినందుకు మరొక్కసారి మనస్ఫూర్తిగా నరేంద్ర మోడీ గారికి, అదేవిధంగా శ్రీమతి నిర్మలా సీతారామన్ గారికి మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ ఎక్కువ సమయం తీసుకోకుండా ఇక శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారికి మైక్ ఇచ్చే కార్యక్రమం చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ. Thank you, Honorable Chief Minister.
Moving ahead with the program, we would like to tell you that Nasin has been given the Utkrisht rating by the Capacity Building Commission under Mission Karmyogi. This accreditation reflects the resolve of this academy to work towards achieving excellence. I now request the Honorable Prime Minister to hand over the accreditation certificate to Director General Nasin, Dr. K.N. Raghavan. Thank you, Honorable Prime Minister. I now request the Honorable Prime Minister to formally inaugurate the Palasamudram campus of the National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics by unveiling the plaque. This will be followed by a short film about Nasin Palasamudram. अमृत काल में विकसित राष्ट्र के निर्माण की ओर अग्रसर भारत तेजी से आधुनिक और सशक्त हो रहा है। दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत उन्नत तकनीक एवं नवाचार को अपनाकर आज विश्व में अपनी असीम क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित मिशन कर्मयोगी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आप जानते हैं कि मैंने हमेशा कैपेसिटी बिल्डिंग पर कितना जोर दिया है। मुझे खुशी है कि आज आप सब सिविल सर्वेंट्स के बीच मिशन कर्मयोगी एक बड़ा अभियान बन चुका है। मिशन कर्मयोगी का मकसद है सिविल सर्वेंट्स के फुल पोटेंशियल का उपयोग करना। मिशन कर्मयोगी को गति देने में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी सदैव अग्रणी रहा है। सीबीआईसी अप्रत्यक्ष करों का संग्रहण एवं संबंधित नीतियां बनाकर देश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देता है। राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स अकादमी नासिन सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स के क्षेत्र में विभागीय अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु सीबीआईसी का शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान है तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्षमता निर्माण का मुख्य केंद्र है। नासिन ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को सार्थक करते हुए केंद्रीय अधिकारियों ही नहीं अपितु राज्यों के हजारों अधिकारियों, व्यापार संस्थाओं, भागीदार एजेंसियों और अन्य विदेशी अधिकारियों को भी प्रशिक्षित किया है। अकादमी WCO, ब्रिक्स आदि वैश्विक निकायों और मित्र देशों के साथ अपेक्षित प्रशिक्षण और सहयोग भी करती है। ये WCO, UNEP, UNODC एवं SASEC के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण अकादमी है। नए भविष्य के सशक्त आधार हेतु यह संस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई प्रशिक्षणों का आयोजन भी करती है। नासिन की भूमिका और जिम्मेदारियों के विस्तार के साथ वृहद क्षेत्र में एक नए एवं आधुनिक अकादमी की आवश्यकता को महसूस किया गया। ये तलाश समाप्त हुई पालसमुद्रम में। एक मनोरम गांव और पालसमुद्रम नाम के ही तालाब से लगा 500 एकड़ का यह व्यापक क्षेत्र बेंगलुरु एयरपोर्ट से 90 मिनट की दूरी पर है। पूर्ण तत्परता के साथ जून 2022 में इसका निर्माण शुरू हुआ और मात्र 17 महीनों के भीतर ये नया परिसर आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को समर्पित किया जा रहा है। परिसर में अत्याधुनिक सुविधाएं हैं जिनमें स्मार्ट क्लासरूम, स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज और इमर्सिव लर्निंग सेंटर शामिल है। GRIHA 5 स्टार रेटिंग मानदंडों के अनुरूप निर्मित यह परिसर एक सेल्फ सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली केंद्र है। इलेक्ट्रिक वाहनों की परिचालन सुविधा, सौर ऊर्जा से संचालित ऊर्जा उत्पादन और जल संरक्षण प्रणालियों जैसी विशेषताओं से लैस ये परिसर शुद्ध शून्य ऊर्जा खपत, नेट जीरो एनर्जी कंजम्पशन के लिए प्रतिबद्ध है। परिसर का निर्माण सामाजिक दायित्व को प्राथमिकता देता है, जो माननीय प्रधानमंत्री की जन भागीदारी की भावना का प्रतीक है। अंत्योदय दर्शन के अनुरूप जनमानस के लिए परिसर में डाकघर, बैंक शाखा, सुपरमार्केट, विद्यालय, अस्पताल आदि आवश्यक सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं। मार्च 2022 में आधारशिला रखे जाने के बाद क्षेत्र के विकास के लिए कई सकारात्मक पहल हुई हैं। शीघ्र ही यहाँ होगा एक रेलवे स्टेशन और निकटवर्ती सड़क बनेगी राष्ट्रीय राजमार्ग।
लोक सेवकों और अन्य हितधारकों में कौशल निर्माण हेतु समर्पित यह परिसर भारत को वैश्विक पटल पर एक नई पहचान देगा। यह नवीन कौशल विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है और हम सभी को कर्तव्य काल में विकसित भारत 2047 के संकल्प में योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। माननीय गवर्नर साहब, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, मेरे साथी मंत्रीगण और इस क्षेत्र का एमपी रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे डायस में है और पूरे अधिकारीगण और लोग जो आए हैं, आप सबको मेरा विनम्र नमस्कार। Because this is in Andhra Pradesh, I would like to speak a few words in Telugu. ఇది దేశంలోనే అతి ఉన్నతమైన ఒక మంచి ట్రైనింగ్ వ్యవస్థ. భారతదేశంలో రెవెన్యూ సర్వీస్లో వచ్చే అధికారిகள் అందరికీ ఇక్కడ మంచి సదుపాయాలతోటి వాళ్ళకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి ఎలాగా ఐఏఎస్ అధికారి లబాస్నా అంటారు, మసూరీలో వెళ్ళి ట్రైనింగ్ తీసుకుంటారు, ఎలాగా ఐపీఎస్ అధికారి హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి సర్దార్ పటేల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో వెళ్ళి ట్రైనింగ్ చేసుకుంటారో అట్లాగా ఐఆర్ఎస్, అది కూడా కస్టమ్స్, ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్, జిఎస్టీ లాంటి ఆర్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఇట్లాంటి క్షేత్రంలో పనిచేసే రెవెన్యూ సర్వీస్ అధికారి అందరికీ ఇక్కడ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి ఒక మంచి వ్యవస్థ. ఇది మోడర్న్ వ్యవస్థ. అందువల్ల వరల్డ్ కస్టమ్స్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా దీనికి మంచి గుర్తింపు ఇచ్చి ఇక్కడ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్ అండ్ మనం చెప్పే సింగపూర్, థాయిలాండ్, కంబోడియా లాంటి ప్రదేశం నుంచి స్టేట్స్ నుంచి కూడా ఇక్కడ తీసుకొచ్చి వాళ్ళ ఆఫీసర్స్కి ట్రైనింగ్ ఇవ్వగలిగే ఆ స్థాయిలో ఉంది అని గుర్తింపు ఇచ్చారు మన ఈ పాలసముద్రం కేంద్రానికి. ఇది ఇవాళ మన పెద్ద సౌభాగ్యం అని నేను అనుకుంటాను. మాననీయ ప్రధానమంత్రి గారు ఇవాళ ఇక్కడ వచ్చి మనకి ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ని దేశానికి అర్పణ చేయడానికి వచ్చారు. వారు బాగా వ్యస్తత బిజీగా ఉన్నటువంటి ఈ టైంలో మనకి టైం ఇచ్చారనే దానికి నేను ఫినాన్స్ మినిస్ట్రీ తరపు నుంచి వారికి నా కృతజ్ఞతలు చెప్పి నా మాటని ముగించేస్తాను. కానీ ఒక్క విషయం, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి ఇక్కడ మనం నిలబడి మాట్లాడే ఆ సందర్భంలో 500 ఎకరం ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ మనకి ఇవ్వడం, అది కాకుండా ఇంకా ఒక 10 ఏకర్ భూమి స్కూల్ కేంద్రీయ విద్యాలయ పెట్టడానికి పాలసముద్రంలో ఇవ్వడం, అది కాకుండా హంద్రీ నీవా నుంచి డైరెక్ట్గా ఒక నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇక్కడ మనం పెడుతున్నాం అనే దానికోసం మంచినీళ్ళు సరఫరాకి కూడా వెంటనే స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్పందించడం, 2014 నుంచి ఇవాళ వరకు ఉన్నటువంటి అప్పుడు ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ అయినా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ అయినా మంచి సహకారం ఇవ్వడం వల్ల ఈ పెద్ద ఒక వ్యవస్థ ఇక్కడ మనం చేయగలిగాం. అందువల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ సర్కార్ 2014 నుంచి ఇవాళ వరకు ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్కి నేను నా కృతజ్ఞతను చెప్పించి నా మాటను ముగించేస్తాను. ధన్యవాదాలు.